Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th polity, and this is chapter number 3. This is chapter number 3, class 11th polity, and this is chapter number 3 part 2. सो पार्ट 1 में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर आपको पार्ट 1 देखना है, पार्ट 1 में हम बेसिकली क्या किया था, हमने बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री और इलेक्शन का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो वो 2-3 क्वेश्चन थे जो स्टार्टिंग में थे बुक के, तो वो क्लियर करने बहुत जरूरी थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या था, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, जिसमें कि हमने 2 चीजें पढ़ी थी, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन 2 तरीके की होती है। ठीक है, एक जो हम बात करें नीदरलैंड्स वगैरह में फॉलो होती है, ठीक है, और एक और इजराइल टाइप में, ठीक है, तो इजराइल में फॉलो होती है। तो 2 तरीके की हमने, होता क्या है इन दोनों में, फर्क क्या है कि एक में क्या होता है कि पूरी कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे पूरे कंट्री के लिए एक ही बार में इलेक्शन होता है, और एक में क्या होता है छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं जहाँ पे ये सिस्टम फॉलो होता है। तो मैंने बताया था कि हाँ, इंडिया में क्यों फॉलो नहीं हो सकता, PR FPTP क्यों फॉलो होता है। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ी थी हमने। और एक और थर्ड तरह का हम बात करें, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि सिर्फ इंडिया में फॉलो होता है और कहीं फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो इंडिया में फॉलो होता है, राज्यसभा में फॉलो होता है, राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। तो वो सारी चीजें हमने क्या की थी, डिस्कस की थी, सबका रीजन हमने बताया था। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट हो पार्ट 1 में, तो आप पार्ट 2 में भी उसका कमेंट लिख सकते हो, मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट इज कि हम इस पार्ट में क्या क्या होने वाला है। तो इस पार्ट में चैप्टर खत्म होने वाला है बेसिकली। तो सच्चाई ये है कि चैप्टर क्या हो जाएगा पार्ट 2 में फिनिश। ठीक है, इतना बड़ा चैप्टर हमें खींचना नहीं है, हमें उतना, हम एक एक लाइन में नहीं, हम समरी टाइप में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आप पीछे के जो आंसर हैं उसको भी दे सको, और आप अपने एकेडमिक्स में या फिर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी अच्छा स्कोर कर सको। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो सोचना मत कि अगर जल्दी भी खत्म हो जाए तो कुछ रह गया है, सब कुछ हो जाएगा। भले आप एक बार रीड कर लेना बुक को, आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ छूट रखा है। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हम सबको पता है, 11th क्लास तक तो सबको पता रहता है कि रिजर्वेशन होता है इंडिया में बेसिकली। ज़्यादा आप अगर किसी और कंट्री की देखोगे तो रिजर्वेशन उतना नहीं है, लेकिन इंडिया में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो पास्ट है वो थोड़ा सा उसी के तरफ इशारा करता है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। अब क्यों, देखो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, पहले एक एग्जांपल देख लो। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे 60% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम है, या फिर 20% आप सिक्स हैं, जो भी हैं आप मान लो। ठीक है, तो आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने ये रिप्रेजेंटेशन माना है। ठीक है, अब मान लो अगर आपके पास रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं हो, कोई भी खड़ा हो सकता है, मान लो ऐसा है। तो अगर मान लो हिंदू खड़ा होता है, एक मुस्लिम खड़ा होता है और एक सिख खड़ा होता है, तो आप सपोज करो और बताओ कौन जीतेगा। सिंपल सा आंसर होना चाहिए कि हिंदू जीतेगा, बिकॉज हम क्या फॉलो करते हैं, FPTP। क्या फॉलो करते हैं? FPTP। अगर थोड़े एक भी वोट से आप आगे हो तो आप जीत जाओगे। ठीक है, तो हिंदू जीतेगा, तो क्या वो इन दोनों के लिए काम करेगा, मुस्लिम और सिख के लिए? प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा नहीं कि आप भावनाओं में बह रहे हो, सोच रहे हो कि नहीं भाई करेगा काम, क्यों नहीं करेगा, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकली सोचो, क्या करेगा? नहीं करेगा, सिंपल आंसर है। ठीक है, अब मान लो इसको थोड़ा सा उल्टा कर दो, यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा कर दो और हिंदू कम कर दो, तो क्या फिर हिंदू जीतेगा? नहीं। कौन जीतेगा? मुस्लिम। फिर क्या वो हिंदू और सिक्स के लिए काम करेगा? नहीं करेगा। तो इसी के लिए हमने क्या लाया, रिजर्वेशन, कि आप एक बार मुस्लिम खड़ा होगा, एक बार हिंदू, एक बार सिख। तो ये क्या है, हम बात करें तो फिक्स है कि यही खड़े होंगे। अब मान लो एक बार हिंदू जीतता है तो उसे याद रहेगा कि अगली बार कोई और आ सकता है, इसलिए मुझे उनकी भी सुननी पड़ेगी। तो वो तीनों के लिए सेम काम करेगा। उसी तरह से मुस्लिम भी होगा, तीनों के लिए सेम काम करेगा, और सिख भी जो होगा तीनों के लिए सेम काम करेगा। सो दिस इज द बेनिफिट, कि ये बेनिफिट है कि भाई अगर ऐसा होगा तो हर कोई एक दूसरे के लिए काम करेगा इन दिस सिस्टम। ठीक है, तो रिजर्वेशन का हम लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों हुआ था रिजर्वेशन, ये क्यों होता है रिजर्वेशन इंडिया में। क्योंकि इंडिया में हम फॉलो करते हैं FPTP इलेक्शन सिस्टम, और जिसके भी सबसे ज्यादा वोट वो जीत जाएगा। तो जो भी हम बात करें डोमिनेंट सोशल ग्रुप है, जो भी डोमिनेंट सोशल ग्रुप है वो क्या रहेगा, हमेशा जीतेगा। और हम बात करें जो ऑप्रेस्ड, मतलब अत्याचार होता है जिन पे, जिन सोशल ग्रुप से, मतलब जिनके नंबर्स कम होते हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, इनके नंबर क्या होते हैं, कम, तो ये क्या रहेंगे, हमेशा अनरिप्रेजेंटेड। इनकी कोई मतलब दुखों को बताएगा ही नहीं, मतलब इनके जो जो भी प्रॉब्लम्स है वो आगे तक पहुंचेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से होगा तो सारे जो भी लीडर्स होते हैं वो क्या होंगे, फिर एक पर्टिकुलर कास्ट के होंगे, जो भी पूरे इंडिया में है। ठीक है, मैंने किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो सकता है, किसी भी स्टेट में, हर स्टेट में अलग अलग होते हैं बेसिकली। ठीक है,
So our constitution maker were aware of this difficulty and the need to provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social group. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको पता था कि हम क्या फॉलो करते हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो इंडिया में कास्ट बेस्ड होता है, अनटचेबिलिटी हम बात करें तो, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में फॉलो होती हैं और उनको कम करना था, ठीक है। तो उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि हम रिजर्व कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, ताकि जो भी नंबर्स में कम है वो उनको भी मौका मिले लीड करने का, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा और रिजर्वेशन हमें दिया। सो दिस इज द रिजर्वेशन। और रिजर्वेशन कभी भी हम गलत वे में नहीं ले सकते कि क्या पॉजिटिव वेलफेयर है, ठीक है। तो होना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होगा तो एक ही सोशल ग्रुप हमेशा लीड करेगा या हम बात करें रूल करेगा। सो ये अगेंस्ट है किसके, डेमोक्रेसी के। सो समझ में आ गया रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट अभी है, बाकी है, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये डिसाइड हुआ कि हम क्या करेंगे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम अपनाएंगे। इन दिस सिस्टम ऑल वोटर्स, तो इस सिस्टम में है क्या बेसिकली कि जितने भी वोटर्स हैं, ऑल वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट, but the candidate must belong to only a particular community or social section for which the seat is reserved। एक सेम कि जिस भी सोशल सेक्शन के लिए सीट रिजर्व है, मान लो ओबीसी के लिए सीट रिजर्व है तो ओबीसी का ही कैंडिडेट उसमें खड़ा होगा। लेकिन जितने भी वोटर्स हैं, भले ही वो जनरल कास्ट का हो या फिर हम बात करें मतलब जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, जनरल से, एससी से, एसटी से, ओबीसी से, माइनॉरिटी सेक्शन, जितने भी सेक्शन है सब वोट दे सकते हैं 18+ वाले। और लेकिन खड़ा कौन होगा, जो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का होगा जिसके लिए सीट रिजर्व है। थर्ड पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिया, रिजर्वेशन दिया, कहाँ पे, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। किस किस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो एससी एंड एसटी के लिए क्या है, सीट रिजर्व्ड है, कहाँ पे, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो राज्यसभा का नाम नहीं है इसमें, कहाँ पे इलेक्शन मतलब कहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। तो 84 सीट्स कहाँ पे रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए, कहाँ पे, लोकसभा में, और 47 सीट रिजर्व है कहाँ पे, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, कहाँ पे, लोकसभा में। तो ये 26 जनवरी 2019 का डाटा है। अभी आप जाके देख सकते हो अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो, ठीक है, क्योंकि 2019 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जस्ट लाइक कोरोना वायरस, तो उसने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। तो क्या पता ये भी चेंज हो गया, तो एक बार चेक कर लेना जाके। द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर बोथ ऑफ दीज ग्रुप इज इन प्रोपोर्शन टू द शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो जितना भी इसका हम बात करें सीट रिजर्व होती है वो क्या होती है, पॉपुलेशन के हिसाब से। तो 10 मिलियन पे एक, ठीक है, 10 मिलियन पे 1 कैंडिडेट, ठीक है। तो हम बात करें इस तरीके का कुछ प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, जिसको फॉलो करता है और उसी हिसाब से रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज टू बी रिजर्व। तो कौन डिसाइड करता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व रहेगी। सो ये डिसीजन कौन लेता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम है डेलिमिटेशन कमीशन। डेलिमिटेशन कमीशन ये एक बॉडी का नाम है जो कि डिसाइड करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व रहेगी और ये नहीं रहेगी। तो इस तरीके का जो डिसीजन है वो कौन लेता है, डेलिमिटेशन कमीशन। So this commission is appointed by the President of India and works in collaboration with the Election Commission of India. So ये जो कमीशन है ये किसके कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। तो जितनी भी हम बात करें हाई रैंक ऑफिसर होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कौन अपॉइंट करता है इनको, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ही इस कमीशन को अपॉइंट करता है और ये किसके साथ काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। तो इट इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। तो इन्हें अपॉइंट किया जाता है क्यों, ताकि ये बाउंड्रीज खींचें कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी बड़ी है, कौन सा एरिया कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है। तो ये सारा काम होता है किसका, इस डेलिमिटेशन कमीशन का। दोज कॉन्स्टिट्यूएंसी डेट हैव द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एसटी पॉपुलेशन आर रिजर्व फॉर एसटी। तो जिसमें भी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है किसकी, एसटी की, तो वो जो सीट है वो एसटी के लिए रिजर्व हो जाती है। लेकिन इन द केस ऑफ एससी, एसटी वाले समझ में नहीं आया तो दोबारा सुनो कि एसटी के लिए कौन सी सीट रिजर्व होती है, जहां पे एसटी के नंबर्स ज्यादा हो, सिंपल। सो इन द केस ऑफ एससी द डेलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट 2 थिंग्स। जो ये कमीशन है वो एससी के केस में 2 चीजों को देखती है। पहली चीज कि कहाँ पे नंबर ज्यादा हैं किसके, एससी के। दूसरी चीज ये कि वो जो इट ऑल्सो स्प्रेड्स दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफरेंट रीजन ऑफ द स्टेट। तो ये डिफरेंट रीजन ऑफ स्टेट्स में भी देखता है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे एससी का हो गया काम, नहीं ऐसा नहीं, वो देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है कितने रीजन में है स्टेट के, ठीक है, तो वो सारे काम देखता है कौन, डिलिमिटेशन कमीशन। एंड एसटी और एससी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया फॉलो होता है। एसटी के लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया है क्या, कि कितने प्रोपोर्शन में वो एसटी की पॉपुलेशन है उस एरिया में पर्टिकुलरली, और एससी के केस में वो एरिया भी और कितने रीजन में वो फैली हुई है वो भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए वो सीट रिजर्व करते हैं, ठीक है। सेकेंड, दिस इज डन बिकॉज द एससी पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री। क्यों? क्योंकि एससी की जो पॉपुलेशन है वो क्या है, स्प्रेड जनरल, मतलब एसटी कम पाए जाएंगे लेकिन एससी जो होते हैं वो ठीक ठाक नंबर्स में पाए जाते हैं थ्रू आउट द कंट्री। दिल्ली में भी कुछ होंगे, यूपी में भी कुछ होंगे, राजस्थान में कुछ होंगे, तो हर जगह होते हैं, लेकिन एसटी जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में पाए जाएंगे आपको, ठीक है। तो बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं कौन, एसटी। इसीलिए यही रीज़न है कि दोनों को अलग अलग पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सो किसी भी डेमोक्रेसी का, हम बात करें किसी भी इलेक्शन सिस्टम का, एक हम बात करें टेस्ट होता है क्या, कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है या नहीं। तो द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू एंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। तो इलेक्शन सिस्टम की हम बात करें, अच्छी जांच कब होती है, जब वो एक अच्छा सा इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर। So if we want democracy to be translated into reality on the ground, it is important that the election system is impartial and transparent. So अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो ग्राउंड पे वर्क करे, क्योंकि हमें पता है कि डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी क्या करे, ग्राउंड पे वर्क करे, तो इलेक्शन सिस्टम को क्या होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है स्पेशली कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी मतलब रूल नहीं कर सकता। बेसिकली इंडिपेंडेंट बॉडी है वो, जस्ट लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई ऐसे नहीं बोल सकता, तो वो अलग सिस्टम चलता है उनका। तो दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट ऑल्सो अलाउ द एस्पिरेशन ऑफ द वोटर टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थ्रू आउट द इलेक्टोरल रिजल्ट। तो ये सिस्टम है इलेक्शन का, ये अलाउ करे किसको, वोटर को, कि वो पहचान पाए कि क्या, किस कैंडिडेट को मैं वोट दूं। इसीलिए इलेक्शन ऑफ कमीशन क्या करती है, आपने जितना भी आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया, आपने जितनी भी एजुकेशन कर रखी है वो आप इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर करोगे, तो वो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन बोलता है कैंडिडेट को करने के लिए। तो इसीलिए ताकि वो पब्लिकली आ सके और पब्लिक अपना जो भी मत है वो दे सके, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हम पता है, एवरीवन अबव 18 कैन वोट, एंड राइट टू कॉन्टेस्ट कि कौन कौन लड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको अभी पता चलेंगी, ठीक है। ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शन, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जितने भी एडल्ट सिटीजन है कंट्री के, वो वोट दे सकते हैं एक इलेक्शन में, एंड इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो सबसे पहले किया था किसने, न्यूजीलैंड ने, ठीक है। मुझे करेक्ट करना अगर मैं रॉन्ग हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द फ्रेमर्स of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन ये लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों ने कि हर किसी एक इंडिविजुअल को वोट का राइट दिया जाए। टिल 1989 an adult Indian meant an Indian citizen above the age of 21 and amendment to the constitution in 1989 reduced the eligibility age to 18। तो 1989 तक 21 के ऊपर वाला वोट दे सकता था, बट एक अमेंडमेंट आया कब, 1989 में। अमेंडमेंट पता है ना आपको, इम्प्रूवमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो 1989 में थोड़ा सा उसको चेंज किया गया और उसको 21 को घटा के 18 किया गया, कि 18 ईयर्स का एक जो भी बच्चा होता है या एक इंडिविजुअल होता है वो अपना डिसीजन खुद ले सके। तो इसलिए 18 ईयर्स के अबव वाले अपना वोट दे सकते हैं। All citizens have the right to stand for election and become the representative of the people। तो हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सके और रिप्रेजेंट कर सके अपने जनता को बेसिकली, ठीक है। तो हर किसी के पास ये राइट है, बट देर आर डिफरेंट मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो क्या होते हैं, डिफरेंट एज है कि आप लोकसभा में किसी और एज पे, राज्यसभा में किसी और एज पे, ठीक है। तो आपके लिए अलग अलग एज मतलब होती है कि आप अगर लोकसभा में खड़े हो रहे हो तो आपको कितनी एज चाहिए, राज्यसभा के लिए कितनी एज चाहिए। तो ये सारी क्या है, चीज़ें हैं जो हर मतलब डिफर करती हैं, लोकसभा में अलग होगा, राज्यसभा में अलग होगा, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं हम लोकसभा को यंगर हाउस, राज्यसभा को मतलब ओल्डर हाउस बेसिकली, ठीक है। द फॉलोइंग आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट फॉर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन।
तो 25 साल का होना चाहिए एक लोकसभा के लिए इलेक्ट होने वाला मेंबर। तो बेसिकली आपको कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन कितनी उम्र चाहिए? 25। There is a legal provision that a person who has undergone imprisonment for 2 or more years for some offence is disqualified from contesting election। तो 2 और more years, अगर 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए कोई भी कैंडिडेट अगर जेल में रह के आता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई 1 महीना भी बिता के आया है कहाँ पे, जेल में, तो उसको इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए। भाई 2 साल का क्यों, 2 साल क्यों, 1 महीना भी एटलीस्ट कि अगर उसने कभी चोरी भी की हो तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए, ये मतलब प्रॉपर हम बात करें रूल तो ये होता है। देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ इनकम, एजुकेशन और क्लास और जेंडर ऑन द राइट ऑफ कंटेस्ट इलेक्शन। तो इनकम आपकी कितनी भी हो, कितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, तो वो उसमें कोई मैटर नहीं करता, जेंडर मैटर नहीं करता, किस क्लास से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता। तो आप लड़ सकते हो अगर आप 25 साल के हो और आपके ऊपर कोई, आपने 2 साल से ज़्यादा जेल में नहीं बिताया है। तो अब बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की, तो मैंने बोला था आपको क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कैसे इंडिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड द कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। सो बेसिकली होता क्या, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, तो ये तीनों वर्क देखे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा मतलब डिजाइन करते हैं इलेक्शन को किस डेट पे, कहाँ, कैसे, सब कुछ डिसाइड करने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का, और जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन आर्टिकल 324। क्लियर? To assist the election commission of India, there is a chief electoral officer in every state। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पहली बात देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, बहुत बड़ी सिस्टम नहीं है, उसमें सिर्फ 3 मेंबर होते हैं जो कि जिनके पास मतलब पूरी पावर होती है। वो इलेक्शन कमीशन खुद का स्टाफ नहीं होता, खुद का स्टाफ वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि जितना बड़ा स्टाफ उतने ज़्यादा लीकेजेस, इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, इसलिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो ज़्यादा मेंबर नहीं रखते हैं अपने साथ। ठीक है, वो स्टेट के ही मेंबर्स को हायर कर लेते हैं और इलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास क्या होता है, एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है हर स्टेट में। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन। तो लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके लिए अलग से आपको मिल जाएंगे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह। तो इलेक्शन कमीशन जो मेन है वो क्या है, लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं कराती है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नाइदर बी अ सिंगल मेंबर और अ मल्टी मेंबर बॉडी। तो वो सिंगल मेंबर बॉडी भी हो सकती है और वो मल्टी मेंबर भी हो सकती है। हम बात करें 1989 तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थी वो सिंगल मेंबर थी, बट 1989 के इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया और वो क्या बन गई, मल्टी मेंबर। एंड देन फिर से उन्हें हटा दिया गया, फिर से उन्हें दोबारा से 1993 में अपॉइंट कर लिया गया। तो तब से 1993 से लेकर के अब तक क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो वो सिंगल मेंबर भी हो सकती है, वो मल्टी मेंबर भी हो सकती है। सो हम उसी चीज को दोबारा से देख लेंगे। टिल 1989 द इलेक्शन कमीशन वाज अ सिंगल मेंबर कमीशन। ठीक है, जस्ट बिफोर द 1989 जनरल इलेक्शन 2 इलेक्शन कमिश्नर वर अपॉइंटेड मेकिंग द बॉडी मल्टी मेंबर बन गई। सोन आफ्टर द इलेक्शन द कमीशन वाज रिवर्टेड टू सिंगल मेंबर स्टेटस। तो जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए सिंगल मेंबर स्टेटस मिल गया उन्हें दोबारा, क्योंकि 2 इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट किए थे उनको दोबारा से छुट्टी दे दी। फिर 1993 में 2 इलेक्शन कमिश्नर को दोबारा से हायर किया गया, है ना, बट वो फिर मल्टी मेंबर बन गई और तब से लेकर के अब तक जो वो कमेटी है वो क्या है, मल्टी मेंबर है। 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, सबसे ऊपर होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि हैंडल करते हैं सब कुछ। लेकिन तीनों के पास पावर सेम है, ऐसा नहीं कि पावर में थोड़ा डिफरेंस है, पावर तीनों के पास सेम है, तीनों ही म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाए। अभी एक नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है, उनका नाम अगर आपको पता हो तो अनूप पांडे करके है। ठीक है, बीच का नाम मैं भूल गया हूँ, मिडल नेम। आपका काम है कि मुझे बताना है कमेंट में कि क्या है पूरा नाम। ठीक है, तो नए इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है। सो ठीक है, ये 1984 बैच की IAS ऑफिसर है। ठीक है, सो इसीलिए नेक्स्ट फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, क्या क्या फंक्शन होते हैं इलेक्शन कमीशन के। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के फंक्शन,
तो इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट। तो वोटर्स लिस्ट का अप टू डेट मतलब मान लो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो मान लो मैं पहले 17 साल का था, फिर मेरी 5 साल बाद उम्र हो जाएगी 22, तो मैं इलेक्शन वोट देने के लिए एलिजिबल हूँ। तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे पूरी स्टेट में या पूरे इंडिया में अगर हम बात करें, तो उस लिस्ट को तैयार करना कि कौन कौन एलिजिबल है। सो इट मेक्स एवरी एफर्ट टू एंश्योर दैट वोटर लिस्ट इज फ्री ऑफ एरर। तो ये सारे एफर्ट्स लगाते हैं वोटर लिस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करने में, ठीक है। मान लो अगर मेरा वोट छूट जाता है और एक वोट से कोई कैंडिडेट हार जाता है तो कितना बुरा लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, ठीक है, तो एक वोट की भी बहुत वैल्यू होती है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन क्या करती है, सारी कोशिश करती है कि जो वोटर्स लिस्ट है वो क्या रहे, एरर फ्री रहे, ठीक है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर द इलेक्शन शेड्यूल। तो ये क्या करते हैं, टाइमिंग ऑफ इलेक्शन और इलेक्शन शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं, और जब चाहे ये इलेक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो इनके पास पावर होती है, इलेक्शन को लेकर कुछ भी कर सकते हैं। द इलेक्शन शेड्यूल इंक्लूड्स द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, की नोटिफिकेशन देते हैं कि इस समय इलेक्शन होंगे, डेट फ्रॉम विच नॉमिनेशंस कैन बी फाइल्ड, ये मतलब सब कुछ बताते हैं कि डेट कब, मतलब नॉमिनेशन कब फाइल की जा सकती है, कौन सी डेट पे, लास्ट डेट ऑफ फॉर फिलिंग नॉमिनेशन की, लास्ट कब भर सकते हो, कब से शुरू करना है नॉमिनेशन भरना, लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब होता है हम बात करें जांच, क्या होता है स्क्रूटनी मतलब जांच की, हमें जांच करनी है। तो उस जो भी कैंडिडेट होगा जिसने नॉमिनेशन फाइल किया होगा, तो उसको क्या की जाएगी, उसकी जांच की जाएगी प्रॉपर कि इसके ऊपर कोई केस तो नहीं है, या इसका मतलब इसके पास ज़्यादा मतलब इलीगल संपत्ति, मतलब इलीगल मनी तो नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल की मतलब कोई कैंडिडेट चाहता है कि मैं अपना नाम वापस ले लूँ, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। डेट ऑफ पोलिंग एंड डेट ऑफ काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग, तो क्या क्या इसमें इंक्लूड है कि कब इलेक्शन होंगे, नोटिफिकेशन देना है, किस डेट पे कैंडिडेट अपना जो नाम है वो दे सकता है, लास्ट डेट भी बताते हैं वो, उसकी फिर जांच कब तक की जाएगी, फिर विड्रॉल अगर किसी को करना है वो कर सकता है, पोलिंग किस दिन होगी मतलब वोट किस दिन डाले जाएंगे, किस दिन काउंटिंग होगी और किस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, सब कुछ स्टार्टिंग से लेके एंड तक का जो काम है किसी भी इलेक्शन का, वो कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। तो इसमें कोई भी रोल नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट का, ठीक है। The election commission has the power to take decision to ensure a free and fair poll. It can postpone or cancel the election in the entire country or specific state or constituency. तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है कि क्या करें, वो किसी भी इलेक्शन को पोस्टपोन या कैंसिल कर सकते हैं, पूरी कंट्री का या फिर किसी एक स्टेट का या किसी एक जगह का। सो उनके पास वो पावर है, तो कुछ भी कर सकते हैं वो, ठीक है। अगर जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, भाई वो इलेक्शन नहीं हो सकते, वहाँ पे कोई खतरा है, तो वो इलेक्शन को पोस्टपोन कर देंगे या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड अलॉट सिंबल टू ईच ऑफ देम। तो सिंबल देने का काम, सिंबल अलॉट करने का काम भी किसका होता है, इलेक्शन कमीशन का। नाउ देयर इज अ जनरल कंसेंसस दैट अ मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन इज मोर एप्रोप्रिएट एज पावर इज शेयर्ड एंड देयर इज अ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। यस, तो अब क्या है, थोड़ा सा हम बात करें तो देखो, एक बंदे के ऊपर अगर सारी जिम्मेदारी रहे तो वो क्या सोचेगा कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, ठीक है। अगर मेरे को बोल दिया जाए कि आपको देश चलाना है, तो मैं तो बोलूँगा ठीक है मैं ही हूँ, जैसे भी चलाऊँ, ठीक है। तो वो उस हिसाब की थोड़ा सा हो जाता है ना कि अकेला ही तो हूँ। अब लेकिन जब वो मल्टी मेंबर हो गई, 3 मेंबर की कमीशन हो गई है, तो क्या रहेगी, जो पावर है वो शेयर रहेगी, पावर सिर्फ एक के पास नहीं, पावर तीनों के पास है। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब हम रीज़न मांग सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोला था ना मैंने, सबसे ऊपर एक होता है, तो क्या होता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि मीटिंग को प्रिसाइड करता है, मतलब हेड होता है एक तरह से। लेकिन जो पावर्स हैं, तो बट डज नॉट हैव मोर पावर देन अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो पावर में फर्क नहीं है, पावर सबके पास सेम है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर हैव इक्वल पावर्स टू टेक ऑल डिसीजन रिलेटिंग टू इलेक्शन एज अ कलेक्टिव बॉडी। तो कलेक्टिव बॉडी की तरह हम बात करें, म्यूचुअली डिसाइड करते हैं वो कि क्या किया जाए, ठीक है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये देखो, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप पढ़ोगे ना एग्जीक्यूटिव्स, तो मजा बहुत आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की डिफरेंस हम बताएंगे आपको कि हेड कौन है, वैसे प्रेसिडेंट, बट काम कौन कर रहा है असली, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या है, मतलब प्रेसिडेंट के बिना कंट्री नहीं चल सकती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के बिना कंट्री चल सकती है। तो देख लो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ में आएगी एग्जीक्यूटिव वाले चैप्टर में, जो कि इसके जस्ट बाद है, या तो थोड़ा इसके बाद तीनों आपके आएंगे बेसिकली, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो इसके बाद तीनों हैं,
अब मुझे ये नहीं पता नंबर एग्जैक्ट कौन सा है एग्जीक्यूटिव का, 4th है मेरे हिसाब से, 3rd ही है, 4th अगला वही है, और बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही प्रेसिडेंट क्या करता है? इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं। The constitution ensures the security of the tenure of the chief election commissioner and election commissioners। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है? सिक्योरिटी दी है किसको? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। क्यों दी है सिक्योरिटी? सिंपल रीजन, क्यों? मान लो जो कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, उसको अपॉइंट किसने करा है? इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ने। अपॉइंटमेंट लेटर गया उनको प्रेसिडेंट के नाम का, लेकिन किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर। बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। अब अगर प्राइम मिनिस्टर दोबारा से एडवाइस दे कि इनको हटा दिया जाए, है ना, तो फिर वो भी हो सकता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने सिक्योर किया है कि आप प्राइम मिनिस्टर को फेवर ना करें, उनकी पार्टी को दोबारा ना जिताएं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? उनको सिक्योरिटी दी कि आपको 6 साल से पहले कोई नहीं हटा सकता, या फिर तुम्हारी एज हो जाए 65, तो जो भी पहले हो, 6 साल का टर्म पहले हो या तो 65 एज पहले हो। ठीक है, तो ये है। आज सिक्योरिटी क्यों दी समझ में आ गया? क्योंकि अपॉइंट कौन करता है इलेक्शन कमिश्नर को? पीएम, इनडायरेक्टली। मैं नहीं कह रहा डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रेसिडेंट। ठीक है, तो समझ गए क्यों दिया जाता है 6 साल का टर्म। इसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जब आप पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनका भी टेन्योर फिक्स होता है। क्यों? ताकि वो किसी भी स्टेट के लिए या किसी मतलब यूनियन के लिए फेवर ना करे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, जो सिस्टम है हमारा चेक एंड बैलेंसेस का है, हर चीज आपको समझ में आएगी धीरे धीरे, मजा आएगा। ये बात है, क्लास 11th में पॉलिटी में मजा बहुत आएगा। ठीक है, सो ये समझ में आ गया इतना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द प्रेसिडेंट। देखा, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी, मतलब 6 साल से पहले पहले बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? मेजॉरिटी पार्टी का हेड होता है। देखो सारी चीजें इंटरलिंक कर रही हैं, तो ये दिक्कत है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत ज्यादा पावर दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि उसको कोई हटा ना पाए अगर वो फेवर ना करे प्राइम मिनिस्टर को। तो ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर? द इलेक्शन कमीशन हैज वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन। मैं पहले बता चुका हूँ, जो इलेक्शन कमीशन है उसका बहुत लिमिटेड स्टाफ है, वो अपना खुद का स्टाफ रिक्रूट नहीं करते। इट कंडक्ट्स द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो वो क्या करते हैं? जो भी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है वो उनके अंडर आ जाती है इनडायरेक्टली। ठीक है, वो क्या करते हैं? जो भी IAS या हम बात करें जो भी ऑफिसर्स होते हैं उस स्टेट में, पुलिस वाले, कांस्टेबल से जो भी हैं, उनको वो क्या करते हैं? हायर कर लेते हैं एक तरीके से इलेक्शंस के लिए। सो हाउ एवर वंस द इलेक्शन प्रोसेस हैज बिगन द कमीशन हैज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज द इलेक्शन रिलेटेड वर्क इज कंसर्न। तो वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ की वो उनके कंट्रोल में आ जाती है जब तक इलेक्शन हो रहे हैं। टीचर्स उनके अंडर आ जाते हैं, टीचर्स इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं बहुत सी जगहों पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उनका खुद का स्टाफ नहीं होता, वो क्या करते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है स्टेट में उनको ही हायर कर लेते हैं। दिस इज सिंपल। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। और एक और चीज कि वो किसी का भी हम बात करें ट्रांसफर रुकवा सकते हैं, अगर कोई चाहे उनका ट्रांसफर करना और इलेक्शन कमीशन बोले कि मुझे ये चाहिए इंसान, तो उसका ट्रांसफर रुक सकता है, और वो किसी का ट्रांसफर करवा भी सकते हैं अगर वो उनके हिसाब से ना चले तो। ठीक है, तो दोनों ही काम करवा सकते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो बहुत सारी पावर आपने देख ली। अब क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्रेडिबिलिटी होती है पावर्स, बेसिकली हम बात करें शक्ति। ठीक है, बोल सकते हो आप। तो द इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया हैज emerged as an independent authority which has exerted its power to ensure fairness in the election process। तो हमने देखा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या है? एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। उसने अपनी पावर को यूज करके बहुत ज़्यादा फेयर इलेक्शंस करवाए हैं। हम नहीं बोल सकते कहीं घोटाला होता है। क्यों? क्योंकि हमारा पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ है जो कि सब कुछ देख रही है। ठीक है, तो ये है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम क्या ही बात करें, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जैसे एरिया में जहाँ पे सारी पुलिस मतलब जो आर्मी वगैरह है वहाँ पे रहती है, फोर्स एरिया है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इलेक्शन करवाना मुश्किल होता है, लेकिन करवाए हैं। जहाँ पे बाढ़ आ जाती है, हम बात करें असम जैसा एरिया, नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पे भी इलेक्शन कराने में सक्सेसफुल हुए हैं।
It is widely agreed that the election commission is more independent and assertive now than it was till 25 years ago. तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अब ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, ज़्यादा हम बात करें असर्टिव है देन 25 साल पहले की बात करें तो। क्यों? क्योंकि तब तक क्या थे, सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर था, बट अब बात करें तो 3 है, तो अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ जाती है। The election commission has started using more effectively the powers it always had in the constitution. तो अब उनको अपनी पावर्स का अंदाजा है, वो अपनी पावर्स को अब ज़्यादा अच्छे से यूज़ करते हैं देन पहले वो कम यूज़ करते थे, अब ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उन्हें पहले पता नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पावर उनको दे रखी है, तो अब वो उस तरीके से उसे यूज़ करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में इलेक्शन करवाए हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया असम, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ये सब था। नेक्स्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म टू मेक इलेक्शन फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम। तो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मतलब जो भी हम बात करें मैकेनिज्म है, हम बात करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें जो कि चेंज हो सकती हैं हमारे इलेक्शन सिस्टम में टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिकली, ठीक है। तो हम सर्च करते रहते हैं कुछ नए तरीके कि किस तरीके से हम और अच्छा कर सकते हैं अपना प्रोसेस, ठीक है। However, the experience of the past 66 years has given rise to many suggestions for reforming our election system. तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है हमें अपने 66 ईयर्स में, पिछले, अब बात करें 66 से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला और हम अपने सिस्टम को रिफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि 25 साल पहले तक इलेक्शन कमीशन जो थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितनी अब है, तो डिफरेंस आ गया। सम ऑफ दीज सजेशन आर अबाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होनी चाहिए जो कि अभी मेंशन होंगी नीचे। सो आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम द FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ द PR। तो हमारा जो सिस्टम है वो FPTP से बदल के PR होना चाहिए। यस, आई एग्रीड। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम बात करें FPTP में गलत है और जो कि डिस्कस हो चुकी है पार्ट 1 में। आपको प्लीज़ देखो FPTP, समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। FPTP के सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा, भले ही वो 50% उसके वोट्स मिले हों, लेकिन क्या होगा, उसको सीट क्या मिल सकती है, 90% सीट मिल सकती हैं और 100% भी मिल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये दिक्कत है किसकी, FPTP की। तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा PR पे किसी भी फॉर्म में। जैसे हमने 3rd फॉर्म लाए हैं, अलग से फॉर्म लाए हैं राज्यसभा के लिए, तो हम इलेक्शंस के लिए भी ला सकते हैं PR जैसा ही कुछ, ठीक है। तो एक चेंज ये हो गया जो कि इस चैप्टर में डिस्कस हो गया, ठीक है। अब हम बात करें दिस वुड इंश्योर दैट पार्टीज गेट सीट एज फार एज पॉसिबल इन प्रोपोर्शन टू द वोट दे गेट। तो जितने लोग चाहते हैं उन्हें जिताना, उतने ही उतनी ही सीट उन्हें मिले तो अच्छा है ना। तो वही चीज़ है, उसे चेंज होनी चाहिए। मान लो 50% लोग चाहते हैं सिर्फ वो पार्टी जीते, लेकिन वो राज कर रहे हैं 90% हम बात करें जगहों पे, क्यों, ठीक है। तो वो एक रीज़न है। There should be a special provision to ensure that at least 1/3 women are elected to the parliament and assemblies। तो एक प्रोविजन होना चाहिए जिसमें वुमेन की रिप्रेजेंटेशन क्या हो, बढ़ जाए। 1/3 वुमेन जो है वो इलेक्ट की जाए पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, ठीक है। एक बिल है जो कि 10 साल से पेंडिंग है वुमेन्स के ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पेंडिंग है, वो कंप्लीट होंगी तो ये जो चीज़ें हैं वो सुधर सकती हैं। नेक्स्ट, there should be stricter provision to control the role of money in electoral politics. The election expenses should be paid by the government out of a special fund। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो रोल है मनी का उसे कम करना पड़ेगा। भाई पैसे से तो वोट खरीद सकते हो ना, हमें पता है आज भी पैसे से वोट खरीद जाते हैं। आप गांव में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दारू मतलब अल्कोहल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू विन द इलेक्शंस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ठीक हो सकती हैं पैसे को लेकर, ठीक है। जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है, वो गवर्नमेंट अपने स्पेशल फंड से अलग हटा कर दे। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि जो BJP गवर्नमेंट है उनको 785 करोड़ रुपए मिले हैं एज अ गिफ्ट बेसिकली, ठीक है, एज अ डोनेशन। कौन दे रहा है भाई 800 करोड़ रुपए डोनेशन? और ये सिर्फ वो हैं जो कि 20,000 से ऊपर वाले हैं। 20,000 से कम वाली जितनी भी डोनेशन है उनको इसमें काउंट ही नहीं किया गया है, ठीक है। तो पैसे का रोल बहुत बढ़ जाता है इलेक्शंस में। अगर आज की मैं बात करूँ करंट डेट की, तो कैंडिडेट विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी बेयर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट। तो कैंडिडेट्स विद एनी क्रिमिनल केस शुड बी बेयर्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो कैंडिडेट जिसका कोई भी क्रिमिनल केस है उसको इलेक्शन से हटा दिया जाए, ठीक है, हटा दिया जाए। अगर उसकी मान लो जो दोष है उसके ऊपर वो क्लियर भी नहीं है,
पेंडिंग है केस उसका कहाँ पे, कोर्ट में, लेकिन तब भी उसे क्या हो, हटा दिया जाए। मान लो कि उसने एक जुल्म कर रखा है और उसका जो केस है वो चल रहा है कोर्ट में और वो इलेक्शन जीत जाता है, तो क्या वो कभी हारेगा उस केस को? नहीं हारेगा। प्रैक्टिकली सोच के देखोगे तो नहीं हारेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो सुधरेंगी, पक्का सुधरेंगी, ठीक है। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स इन द कैंपेन। तो कास्ट और हम बात करें रिलीजियस अपील नहीं होनी चाहिए, भगवान के नाम पे या हम बात करें कास्ट के नाम पे कभी अपील नहीं होनी चाहिए। बट और मोदी जी ने क्या बोला था गंगा के ऊपर कि हम गंगा को साफ कर देंगे, गंगा हमारी माता है, ये वो नमामि गंगे जैसे प्रोग्राम्स लाए, लेकिन कुछ हुआ नहीं हुआ। तो एक तरह से हम बात करें कास्ट और रिलीजियस बेसिस पे हम वोट नहीं मांग सकते, तो इस पे बैन होना चाहिए। देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड टू इंश्योर दैट दे फंक्शन इन अ ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर। तो कुछ लॉज होने चाहिए जो कि पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस को क्या करे, ट्रांसपेरेंट बनाए, जो भी वो फंक्शन ले वो ट्रांसपेरेंट हो, सारे पीपल्स जो भी पब्लिक है वो देख सके उन्हें। तो ये सब कुछ रूल होना चाहिए। There is no consensus about these suggestions. Even if there was a consensus, there are limits to what the laws and formal provision can do. तो अभी इन सजेशंस की, ये सजेशंस हैं बेसिकली, ये चेंजेस नहीं आए अभी तक, ये सिर्फ सजेशंस हैं। तो ये सजेशन जो हैं ये एक प्रोविज़न बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या पता इन पे कुछ लिमिट लगा के इन्हें प्रोविज़न बना दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। सो ये था किसके बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म्स के अलावा भी देयर आर टू अदर वेज ऑफ इंश्योरिंग दैट इलेक्शन रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्सपायरेशन ऑफ द पीपल। तो लीगल रिफॉर्म्स को हटाकर भी अगर हम बात करें तो दो तरीके हैं जिससे कि एक्सपेक्टेशन और डेमोक्रेटिक एक्सपायरेशन जो है पीपल की वो पूरी हो सके, जो मतलब जो एक वोटर चाहता है उसको वो मिले, कि जो पीपल हैं वो क्या हो, खुद विजिलेंट हो, मोर एक्टिवली इन्वॉल्व हो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। क्या हम हल्के में ले लेते हैं आजकल, हमें पता है कि 11th में हो आप, आपको भी पता है कि आप भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हो, आपको भी पता है जो आपने सुन लिया वो ठीक है, आप खुद नहीं चेक करते हो कभी, ठीक है। तो हमें क्या होना पड़ेगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा, हम बात करें तो, ठीक है। हमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्यों कर रही है, क्या उसके पीछे हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके सब कुछ मिलेगा इंटरनेट पे, ठीक है। So it is necessary that various political institutions and voluntary organizations are developed and are active in functioning as a watchdog for ensuring free and fair election. तो necessary है that various political institutions and voluntary organizations are developed। तो बहुत सारे हम बात करें, बहुत सारे तो नहीं, 3-4 और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो है यहाँ पे, लेकिन उसके ही अंडर कुछ 2-3 और ऑर्गेनाइजेशन हम बना दें जो कि एज अ वॉच डॉग, मतलब एक तरह से नज़र रखे किसके ऊपर, पॉलिटिकल एक्शंस के ऊपर। जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ कर रही है तो वो बता सके पब्लिकली कि ये क्यों कर रही है, इसका क्या मोटिव हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें बता सके। या हम बात करें कुछ NGOs वगैरह ओपन हो सके, ठीक है। तो हम खुद भी बहुत कुछ कर सकते हैं टू मेक आवर इलेक्शन फ्री एंड फेयर, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर एंड थैंक यू, बाय बाय एंड बी सेफ। मैंने तो वैक्सीन लगवा ली, मैं वैक्सीन लगवा के पढ़ा रहा हूँ जस्ट, ठीक है। कमजोरी है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाना तो है ही, ठीक है। तो वैक्सीन लगवा लेना जिसको लग रही है, आसानी से अवेलेबल है, अब इतना कुछ आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हर जगह ढूंढ रहे हो, तो वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय एंड बी सेफ, वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, आई विल बी देयर within 2 to 3 days with the next chapter. Thank you, bye bye and be safe.